So students, good morning everyone. I am Priti Sharma from Adarsh Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your SST teacher. Today we will study our Geography Chapter 5. Chapter 5 का एक लास्ट टॉपिक इंडियन रीजन जिसको हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में हमारा जो रिवीजन चल रहा था उसको एज यूजुअल चल रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप डेक्सा के क्वेश्चंस जो थे वो लर्न कर रहे थे, तो जहां तक हो गया था उसके आगे क्वेश्चंस जो है वो आज मैं आपको बता दूंगी कि क्या आपको लर्न करना है और आपका रिवीजन जो है वो ऑनलाइन ही होगा और उस पर आपको ओरल टेस्ट देना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को इस रिवीजन को कंप्लीट करना है। सो टेक आउट स्टूडेंट्स योर ज्योग्राफी पेज नंबर 50। पेज नंबर 50 पर आप अपनी ज्योग्राफी की बुक निकाल लीजिए और इसमें हम आज पढ़ेंगे चैप्टर 5। चैप्टर 5 में हम इंडस्ट्रीज का टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने देखा था कि इंडस्ट्रीज जो है उनका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस, अकॉर्डिंग टू देयर ओनरशिप एंड अकॉर्डिंग टू देयर रॉ मटेरियल साइज, ये सारी चीजें हमने उसमें पढ़ी थी। अब इसका एक लास्ट टॉपिक है जिसको आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल रीजन्स। इंडस्ट्रियल रीजन्स। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपनी बुक निकाल ली पेज नंबर 50। पेज नंबर 50 पर हो ना आप लोग? यस मैम। वेरी गुड। सो सी पेज नंबर 50. Industrial region emerge when a number of industries locate close to each other and share the benefits of their closeness. कि ज्यादातर हम देखेंगे कि जो इंडस्ट्रीज है वो ऐसा तो नहीं होता कि एक यहाँ पर है कुछ दूर पर, जितने भी इंडस्ट्रीज होते हैं मोस्टली आसपास ही होते हैं, यानी कि आसपास होते हैं ताकि उन लोगों को एक दूसरे से क्या होता है, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। So major industrial region of the world are Eastern North America, Western and Central Europe, Eastern Europe and Eastern Asia। यानी कि ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल एरिया है हमारे वो कहाँ कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिकाज में, वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड कहाँ कहाँ पर है, तो ये नाम आपको ध्यान में रहेगा, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। Major industrial region tend to be located in the temperate areas. Majorly जो इंडस्ट्रीज है वो ज्यादातर कहाँ पर होती है कि जहाँ पर क्लाइमेट जो होगा वो कैसा होगा, टेम्परेट मीन्स मॉडरेट क्लाइमेट, जहाँ पर इंडस्ट्रीज जो है वो इजीली सेटअप हो सकते हैं। एंड नियर सी पोर्ट्स, सी पोर्ट्स के पास होते हैं। सी पोर्ट्स आप जानते होंगे कि पोर्ट्स क्या होता है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, बंदरगाह, जहाँ से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को सप्लाई किया जाता है या फिर हम कहीं और से मंगवा रहे हैं तो उसके लिए वो पोर्ट्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, एंड स्पेशली नियर कोल फील्ड्स, और ज्यादातर इंडस्ट्रीज कहाँ होती है, कोल फील्ड्स के पास में, जहाँ सबसे ज्यादा कोल पाए जाते हैं। ठीक है, सो इंडिया हैज सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन। लाइक कौन कौन से इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं इंडिया के अंदर, तो मुंबई, पुणे क्लस्टर, बैंगलोर, तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद, बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम, गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन एंड कोलम त्रिवेंद्रपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। इन सभी को आप अंडरलाइन कर लीजिए कि पूरे वर्ल्ड का जो था वो तो हमने देखा था नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न एशिया, लेकिन जो हमारे इंडिया के मेजरली इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं वो कौन कौन से हैं, मुंबई, पूना, बैंगलोर, हुगली, अहमदाबाद, छोटा नागपुर, बड़ौदा, विशाखापट्टनम, ये सारे आपको अंडरलाइन करने हैं ताकि मेजर इंडस्ट्रियल रीजन कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान में है। ठीक है, तो इससे कई ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। इसके बाद में आप देखो कि मैप के अंदर भी ये देखो दिया हुआ है कि जितने भी नाम आपके यहाँ अंडरलाइन हुए हैं ना, ये सारे आप मैप के अंदर देखोगे कि तो इस मैप के अंदर भी आपको ये सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स जो है वो अलग अलग दिखाई देंगे। ठीक है, फिर आप देखो इंडस्ट्रियल डिजास्टर। इंडस्ट्रियल डिजास्टर क्या है? In industries, accidents, disaster mainly occur
ड्यू टू टेक्निकल फेलियर और irresponsible हैंडलिंग ऑफ हजार्डस मटेरियल, कि मोस्टली इंडस्ट्रीज के अंदर जो डिजास्टर्स होते हैं, अचानक कोई दुर्घटना हुई या कुछ ब्लास्ट वगैरह होते हैं, अचानक ऐसी कोई मतलब कि आपदा आई कि इंडस्ट्रीज में आग लग गई, तो ये सारी चीजें किन कारणों से होती है कि टेक्निकल प्रॉब्लम के कारणों से ऐसे डिजास्टर्स ऑकर होते हैं। And one of the worst industrial disaster of all time occurred in Bhopal on 3rd December 1984. ऐसा एक डिजास्टर हुआ कब? 3rd December 1984 को अराउंड 30 AM, यानी कि सुबह के 1 बजे, मतलब कि 1 बजने से पहले पहले। It was a technological accident in which highly poisonous methyl isocyanate gas along with hydrogen cyanide and other reaction product leaked out of the pesticides factory of Union Carbide. The official death toll was 3,598 in 1989. 1989 में जब किसी इंडस्ट्री के अंदर जो पॉइजनस गैस होते हैं, मिथेल और हाइड्रोजन साइनाइड के सारे गैस जो है वो लीक होने लगे, उसके कारण कितने लोगों की जान गई? 3,598 पीपल्स वर डेड. Thousands who survive still suffer from one or many ailments like blindness, impaired immune system, gastrointestinal disorder. यानी कि उन्हीं में से 1000 लोग तो ऐसे थे जो मतलब कि देख नहीं सकते, ऐसी सिचुएशन हो गई, यानी कि इतने 3000 से ज्यादा लोगों की तो जान गई, और उससे ज्यादा 1000 जो लोग थे वो लोग अंधे हो गए, उनको दिखना बंद हो गया, जो इंटेस्टाइन प्रॉब्लम हो गई, उन लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो वीक हो गई, तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है उनको फेस करना पड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर से. इन अदर इंसिडेंट ऑन 23rd December 2005 ड्यू टू गैस well blow out or in Gaokyo, Chongqing, China, 243 people died. यानी कि दूसरा इंसिडेंट जो था वो कब हुआ? 23rd December 2005 को. It is also a blow of gas, यानी कि गैस जो ब्लो आउट हुआ उससे 243 people were dead. 243 पीपल्स जो थे उनकी डेथ हो गई थी. कहाँ पर? चाइना में. एंड 9000 वर इंजर्ड. 9000 जो थे वो इंजर्ड हुए एंड 64,000 वर इवैक्यूएटेड. 64,000 जो कि अलग अलग कुछ प्रॉब्लम से, मतलब कि कहीं मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई कि चलने में दिक्कत हो रही है, किसी को डाइजेशन में दिक्कत हो रही है, किसी को देखने में दिक्कत हो रही है, तो अलग अलग प्रॉब्लम्स जो है उन लोगों के साथ होने लगी. Many people died because they were unable to run after the explosion. बहुत से लोग इसलिए मारे गए क्योंकि वो एक्सप्लोजन होने के बाद में भाग नहीं पाए. And those who could not escape in time suffered burns to their eyes, skin, lungs from the gas. और जो लोग भाग नहीं पाए उन लोगों के कारण, यानी कि उसके गैस के कारण उन लोगों की आंखें चली गई और लंग्स में प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि लंग्स के अंदर गैस जो थी वो बहुत ज्यादा चली गई. स्किन जो है वो पूरी तरीके से जल गई. तो ऐसी सिचुएशंस हुई डिजास्टर के टाइम. रिस्क रिडक्शन मेजर्स. डेंसली पॉपुलेटेड रेसिडेंशियल एरिया शुड बी सेपरेटेड फार अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरिया. हमें अब क्या करना चाहिए ऐसे जब डिजास्टर्स होते हैं इंडस्ट्रीज में, तो उसके लिए हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो सबसे पहला कि हमें जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में इंडस्ट्रीज नहीं होनी चाहिए, और जहां पर इंडस्ट्रीज है जिस तरीके से जो डिजास्टर्स होते हैं उनको देखते हुए हमें इंडस्ट्रीज से ही दूर रहना चाहिए. People staying in the vicinity of industries should be aware of the shortage of toxins or hazardous substance and their possible effect in case if any accident occur. कि अगर कोई इंडस्ट्रीज के आसपास रहता है तो ऐसे सिचुएशन में जब कोई एक्सीडेंट हो तो उस टाइम पर उन्हें इस चीज का पता होना चाहिए कि तुरंत उन्हें क्या सावधानी लेनी है, यानी कि जो फर्स्ट एड होते हैं वो उनके पास इजीली प्रोवाइडेड होना चाहिए. फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव. कि फायर अगर अचानक आग लग जाती है इंडस्ट्रीज में, जो गैसेस लीकेज होते हैं, तो उसके लिए तुरंत हमारे पास क्या होना चाहिए, वो जो एक्टिविटीज है वो इम्प्रूव होनी चाहिए, कि तुरंत एक्टिव होनी चाहिए. शॉर्टेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस शुड बी लिमिटेड. यानी कि जो इस तरीके के जो नुकसान पहुंचाने वाले जो गैसेस है उनका कम से कम यूज लेना चाहिए. एंड पॉल्यूशन डिस्पर्सन क्वालिटीज इन द इंडस्ट्री शुड बी इम्प्रूव. यानी कि जिससे पॉल्यूशन सबसे ज्यादा फैलता है ऐसी चीजों को कम से कम काम में लिया जाना चाहिए. ठीक है, तो ये आपके रिडक्शन मेजर्स हो गए कि इंडस्ट्रीज जो है उनसे कैसे बचा जा सकता है.
तो आई होप ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। इसमें और कोई टॉपिक बचा है क्या? नो मैम। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नो मैम। अब आप लोग अपनी डेस्क वर्क निकालिए। डेस्क वर्क जिसके अंदर हम लोगों ने कहाँ तक रिवीजन किया था, कौन से क्वेश्चंस तक? 16 to मैम 16 to 21। 16 to 21 हो गया था क्या? यस मैम। इसका रिवीजन हो गया था? 16 to 21 टेस्ट हो गए थे क्या? मैडम आपने टेस्ट नहीं लिया पर। टेस्ट नहीं लिया है ना? तो आज आप लोगों को मेरे हिसाब से रिवाइज होगा ये क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस है। यस मैम। है ना? आप लोग एक बार अपना अपना कैमरा ऑन कीजिए और अपनी बुक बंद कर दीजिए। बुक को आपको ओपन नहीं करना है। कैमरा ऑन कर लो आप लोग अपना अपना। आप लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि ये जो क्वेश्चंस है इनका कुछ रिवीजन कर लेते हैं, यानी कि आप लोगों को कितना लर्न है मैं पूछ लेती हूँ आप लोगों से। यस, पुट योर कैमरा ऑन। यस, अगर आप लोगों को अगर रिवीजन करना है तो इसके लिए आपको अच्छे से मतलब कि खुद ईमानदार होना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप बुक में से देखकर आंसर बोलोगे, ठीक है ना? आपको इसी तरीके से रिवीजन करना है। रिटन टेस्ट तो बेटा हो नहीं सकता और वो भी आप देखकर लिखोगे, तो इसीलिए ओरल टेस्ट होगा जिसमें आपको यहीं पर आंसर देना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट? रॉलेट एक्ट क्या है? यस मुस्कान। Rowlatt Act was passed by the British in 1990. Under this law, the government has the power to include and the ability to arrest the person before then prisons a fair trial. Very good. Yes, Hardik, same questions to you. What was the Rowlatt Act? आपको सेम क्वेश्चन का आंसर देना है। What was the Rowlatt Act? Rowlatt Act was a law passed in 1990 by British India. Under the law was economic law. The government got many power, including the ability to arrest people and keep the prison without a trial. Very good. Garvit, who gave the doctrine of lapse? Yes, Garvit. गर्वित, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? यस चारुल। यस मैम। हाँ गर्वित, क्या आपको लर्न है हु गेव द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? मैम मैम ये वाला नहीं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाला नहीं, रॉलेट एक्ट है। अच्छा, रॉलेट एक्ट लर्न किया। चलो आपको बता देना, पहले मैं चारुल से पूछ लेती हूँ। यस चारुल। यस मैम। Who gave the doctrine of lapse? Lord Dalhousie gave the doctrine of lapse. He was the Governor General East India Company between 1848 and 1856. Very good. Yes, Garvit. What Yes, was the ma'am. Rowlatt Act? Rowlatt Act was a law passed in 1919 by British India. This law
government got many power, including the ability to arrest people and keep them in without a trial. Very good. State two functions of the judiciary. Who will say? कौन बताएगा ये आंसर? स्टेट टू फंक्शंस ऑफ द जुडिशरी. एनीबॉडी? आप में से कोई? To ensure and protect the fundamental right of citizen. और एक था to resolve any dispute between the citizen and also between the citizen and government. गवर्नमेंट. वेरी गुड. तो ये 21 तक के क्वेश्चन, 16 टू 21 वाला जो क्वेश्चंस है, इसमें देखो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना. जैसा कि रॉलेट एक्ट के बारे में मैंने आप लोगों को क्लास में भी डिफाइन किया था कि जो रॉलेट एक्ट है वो एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर 1919 में जब ब्रिटिशर्स ने एक लॉ पास किया जिसके अंदर बिना किसी रीजन के किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो वो रॉलेट एक्ट है. और उसी रॉलेट एक्ट के लिए जब लोगों ने क्या किया था, अगेंस्ट में गए जब उसके, तो उसके लिए कौन सा एक्ट आया था, यानी कि कौन सा मैसेकर हुआ था उस रॉलेट एक्ट के लिए, उसको बंद कराने के लिए कि लोग चाह रहे थे कि ये रॉलेट एक्ट जो है इसको क्लोज कर दिया जाए, जिसके लिए लोग जो थे वो इकट्ठे हुए. कहाँ पर इकट्ठे हुए थे और वो कौन सा मैसेकर था, किसी को ध्यान में है? जलियांवाला बाग मैसेकर. तो इसी तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो आपस में इंटरलिंक होते हैं, इनको आपस में जोड़कर और फिर क्वेश्चंस जो है वो पूछा जाता है ना. तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है. और स्पेशली जितने भी एक्ट हैं, जितने भी मैसेकर हुए हैं, इन सब का डेट जो है वो मेंशन होना चाहिए. एग्जाम में जब आप आंसर लिखोगे तो जैसे कि आपने लिखा कि जो रॉलेट एक्ट है वो पास हुआ ऑन 1990, रॉलेट एक्ट. तो आपके आंसर में ये जो रॉलेट एक्ट है ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो गया, तो इसको आप क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे. ये कब पास हुआ, 1919 में. तो हर एक आंसर में, जैसा कि अभी आपकी हाफ ईयरली की कॉपीज मैंने देखी थी, तो उसमें आप लोगों ने कहीं पर भी किसी भी वर्ड को हाईलाइट नहीं कर रखा. आंसर जब हम लिखते हैं तो उसमें क्या करना होता है कि जो भी हमारा सेंटेंस है, जो भी हमारा आंसर है, उसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उस आंसर का, उसे आपको क्या करना है, इस तरीके से हाईलाइट करना है. जिससे क्या होता है कि वो चीजें क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, आपके आंसर को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है. तो इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना. कोई भी चीजें जो आपको पैराग्राफ में दी गई है, मोस्टली तो सारे पॉइंट्स में ही है, और अगर पैराग्राफ में है तो आपको हर एक का क्या बनाना है, पॉइंट बनाना है. पॉइंट बनाकर ही लिखना है, ठीक है ना. चाहे वो 2 लाइन का आंसर हो, 4 लाइन का आंसर हो, 6 लाइन का आंसर हो या 1 पेज का आंसर हो, हर एक चीज आपके पॉइंट वाइज ही मेंशन होने चाहिए, ठीक है. अब देखो इसके अंदर जो हमने रॉलेट एक्ट देख लिया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. लॉर्ड डलहौजी ने इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को दिया है. लॉर्ड डलहौजी कौन थे? ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. और कब से कब तक थे? 1848 टू 1856. यानी कि देखो एक ही क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस बन गए कि हु वाज लॉर्ड डलहौजी? ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. कब से कब तक थे? 1848 टू 1856 थे. 1848 टू 56 के बीच में कौन था गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड डलहौजी आ जाएगा, ठीक है ना. तो इस तरीके से आपको पढ़ना है. फिर इसके बाद में नेक्स्ट 19 वाला जो क्वेश्चन आता है, इंडियन सेक्युलरिज्म, है ना. तो ये जो इंडियन सेक्युलरिज्म है, इसे सेक्युलरिज्म का नाम क्यों दिया गया है? तो क्योंकि यहाँ पर अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग कास्ट के लोग, सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, सभी अलग अलग रिलीजन्स के होते हुए भी एक ही यूनिटी को फॉलो करते हैं, इसीलिए इसे इंडियन सेक्युलरिज्म कहा जाता है ना. अनेकता में एकता, ये सारी चीजें. फिर इसके बाद में फंक्शंस ऑफ जुडिशरी. जुडिशरी का फंक्शन क्या है? तो ये सबसे पहला तो क्या करता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. दूसरी चीज क्या है कि कोई भी डिस्प्यूट हो किसके बीच में, सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में या सिटीजन्स टू सिटीजन्स के बीच में, उन सभी को सॉल्व करने का काम किसका होता है? जुडिशरी का.
ठीक है, ये चीज मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन की हुई है कि जुडिशरी जो होती है वो क्या करती है, सिर्फ डिस्प्यूट को सॉल्व करना होता है, चाहे वो सिटीजन्स के बीच में हो, सिटीजन गवर्नमेंट के बीच में हो, स्टेट या कंट्री के बीच में हो, कंट्री टू अदर कंट्री के बीच में हो, उसको भी डिस्प्यूट को सॉल्व कौन करता है, जुडिशरी करती है। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाई आर आदिवासीज बिकमिंग इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड, गिव टू रीजन। यानी कि जो आदिवासीज हैं उनको मार्जिनलाइज सेक्शन में क्यों डाला गया है, इसके दो रीजन बताने हैं। तो सबसे पहला तो वो फॉरेस्ट में रहते थे एंड आइसोलेटेड एरियाज, सभी लोगों से अलग, यानी कि उनकी सोसाइटी ही अलग होती थी और किसी से भी उनका कोई कांटेक्ट नहीं होता था। और दूसरा रीजन क्या बताया गया है कि उनके खुद के ट्रेडिशनल कस्टम्स होते थे जिसको वो फॉलो करते थे, बाकी लोगों से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। एंड न्यू आइडियाज, यानी कि जो उनके ट्रेडिशनल कस्टम्स जो होते थे, ट्रेडिशन, उसी से ही उनके न्यू आइडियाज इमर्ज होते थे जो वो ही खुद ही फॉलो करते थे, दूसरों के लिए नहीं होते थे, इसीलिए उन्हें सोसाइटी से अलग रखा गया। अब देखो 16 to 21 का तो क्वेश्चन है ही है जो आपको कल के लिए रिवाइज करना है, उसके साथ साथ आपका होमवर्क है कल के लिए 16 to 21 क्वेश्चन डेस्क वर्क में से, और 22, 23, 24 यानी कि 16 to 24 तक का क्वेश्चन आपको कल के लिए लर्न करना है। ठीक है, 16 to 24 कौन से मॉडल पेपर से, फर्स्ट मॉडल पेपर से, आपका मॉडल पेपर होगा फर्स्ट। ठीक है, मॉडल पेपर फर्स्ट में से आपको 16 to 24 तक का क्वेश्चन लर्न करना है। इज देयर एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत है कोई क्वेश्चन में? नो मैम। नो मैम। 21 तक का तो आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या चीजें उसमें दी गई है। यस मैम। आगे वाला देखते हैं, जैसे कि 22 का कि ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ये तो आपने पढ़ा था ना कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स क्यों प्रिजर्व कर रखे थे, तो उनके अकॉर्डिंग, जो ब्रिटिशर्स थे उनके अकॉर्डिंग राइटिंग वाज द इम्पोर्टेंट सो दैट डॉक्यूमेंट्स कुड बी प्रॉपर्ली स्टडीड एंड डिबेटेड अपॉन व्हेन नीडेड। यानी कि उनके अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स है उनको प्रिजर्व करके रखना क्यों जरूरी है कि जब भी उसकी जरूरत हो तो उसको इजीली पढ़ा जा सके। अब मान लो कोई भी इंसिडेंट होता है, आप उस चीज को अगर कहीं लिख लेते हो तो अगर आगे जाकर आपको याद भी नहीं होता, आप उसको पढ़ोगे तो वो सारी चीजें क्या होने लगेगी, आपको रिकॉल होने लगेगी, याद आने लगेगी कि हाँ ऐसा हुआ था, उस टाइम पर ऐसा हुआ था। आप किसी की बर्थडे पार्टी पर जाते हो और वही चीज आप कहीं पर नोट कर लेते हो, मेंशन कर लिख लेते हो, फिर आप उसे 10 साल बाद में, 15 साल बाद में, 20 साल बाद में जब आप उसको पढ़ोगे तो वो सारी चीजें क्या होने लगेगी, रिकॉल होने लगती है ना, याद आने लगती है। तो उसी तरीके से ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अगर रिटन फॉर्म में होंगे तो आगे जाकर उस चीज के ऊपर क्या हो सकती है, डिबेट की जा सकती है, उस चीज पर बातचीत की जा सकती है। अगर किसी को 20 साल बाद में भी अगर ये पॉलिसी अच्छी लगेगी तो वो क्या करेंगे, उस चीज को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या था, वन कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री बाय स्टडीइंग दीज प्रिजर्व डॉक्यूमेंट्स। और दूसरी चीज क्या है कि इंफॉर्मेशन मिलेगी लोगों को कि हाँ ऐसे, मतलब कि हिस्ट्री में पास्ट में ऐसा होता था, ऐसे इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किए जाते थे, ये सारी चीजें। तीसरा क्या था, दे प्रिजर्व डॉक्यूमेंट्स help in understanding about the social, economic, political condition of the society in the past। कि past के अंदर किस तरीके से ऑफिशियली, सोशली, इकोनॉमिकली जो काम गवर्नमेंट कर रही थी वो किस अकॉर्डिंग कर रही थी, ये सारी चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी। एंड फोर्थ वन, द कॉपीज ऑफ प्रिजर्व डॉक्यूमेंट्स में बी प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंट, और उन्हीं की कॉपीज को प्रेजेंट में भी काम में लिया जा सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस क्या कहलाता है, तो इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स। सब्सिडियरी अलायंस के अकॉर्डिंग क्या था कि पूरे इंडियन किंगडम्स के ऊपर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल होना, जिसके अंदर इंडियन रूलर्स के पास ये पावर नहीं थे कि वो किसी भी तरीके का कोई वेपन्स यूज कर सकते। ठीक है, दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय कंपनी बट हैड टू पे फोर्स फॉर द फोर्सेस, यानी कि वो कंपनी को ही प्रोटेक्ट करेंगे लेकिन उनको कोई पेमेंट नहीं दिया जाएगा। एंड इफ द इंडियन रूलर्स फेल्स टू
पार्ट ऑफ दैट टेरिटरी वाज टेकन अवे एज पेनल्टी, कि एक तो वही तो प्रोटेक्ट करेंगे उनको ब्रिटिशर्स को, दूसरा पेनल्टी भी उन्हें ही देनी पड़ेगी टैक्स के रूप में, और वो नहीं दे पाएंगे तो उनके पास जितना भी जमीन होगा वो उनको पेनल्टी के रूप में पे करना होगा। इसे ही सब्सिडरी एलियंस कहते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको लर्न करना है। फिर 24 वाला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी वांट टू टीच चिल्ड्रन हैंडीक्राफ्ट। महात्मा गांधी जो थे वो बच्चों को हैंडीक्राफ्ट क्यों पढ़ाना चाहते थे? So Mahatma Gandhi wanted to teach children handicraft so that they could develop the capacity to understand the value of creativity and dignity of labor। यानी कि अगर किसी भी बच्चे के पास में जो उसकी जो कैपेबिलिटी है वो और ज्यादा निखर कर आए, इसी को समझाने के लिए महात्मा गांधी जो थे उन्होंने हैंडीक्राफ्ट चालू किया कि लोग जो है मैडम, यस मैम महात्मा गांधी वाला टॉपिक तो हट चुका है ना? हाँ बेटा, उसमें लेकिन ये डेस्क वर्क में आ रहा है, तो डेस्क वर्क के जो क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं उसमें तो उसको अपन पढ़ेंगे, एक बार देख लेंगे इसमें, है ना। हो सकता है कि टॉपिक कट हुआ लेकिन फिर भी वो क्वेश्चंस आ रहा है तो डेस्क वर्क में नहीं रखा है तो उसको डेस्क वर्क के क्वेश्चंस को रीड कर लो आप, ठीक है। सो महात्मा गांधी जो थे वो बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहते थे? ताकि वो उनकी कैपेसिटी जो है, उनके अंदर की जो क्वालिटीज है उसको और ज्यादा डेवलप करने के लिए। उनमें कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, कई किसी चीज में एक्सपर्ट होते हैं, पढ़ते नहीं लेकिन किसी और एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, तो उस क्वालिटी को डेवलप करने के लिए हैंडीक्राफ्ट को शुरू किया गया, ठीक है। एंड द क्राफ्ट को डेवलप देयर माइंड, उससे क्या होगा, उनका माइंड डेवलप होगा, एंड दिस वुड डेवलप देयर क्रिएटिव स्किल, और उससे उसकी क्रिएटिव स्किल और ज्यादा डेवलप होगी। The children could also know how things are operated and could become independent later on। कि जब बच्चे जो है अगर किसी भी एक्टिविटीज में वो परफेक्ट होते हैं तो उसी को और ज्यादा डेवलप करने पर क्या होगा कि उनका जो माइंड है वो शार्प होगा, धीरे धीरे वो उनकी जो क्रिएटिव स्किल है वो डेवलप होगी। सो स्टूडेंट्स 16 to 24 तक का क्वेश्चंस आपको कल के लिए लर्न करना है, और कल आप 8:35 पर इसी टाइम पर अपने क्लास पर प्रेजेंट होंगे। ओके, इज देयर एनी डाउट? आपको कुछ पूछना है? मैडम मैम मैम मेरे पास टाइम टेबल नहीं खुल रहा जो आपने भेजा है ना। हाँ, उसका मैं वो स्क्रीनशॉट ऐप डाउनलोड कर ले, कौन सा? मैं तेरे को लिंक सेंड कर दूंगी। ठीक है। अगर नहीं है तो मैं ग्रुप में आज स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ, तो आप उसमें देख लेना। आपका एज यूजुअल टाइम टेबल है जैसा कि क्लास के अंदर होता था। 8th A का जो टाइम टेबल है वही चल रहा है, जिस पीरियड में जो टीचर आते थे आपकी क्लास में वैसे ही आपका सब्जेक्ट होगा, लेकिन फर्स्ट 3 डेज आपका होगा मैथ्स, साइंस एंड SST। फर्स्ट 3 डेज मीन्स मंडे टू वेडनेसडे। पहले ऐसे ही हो रहा था ना, ऐसे ही चल रहा था ना। यस मैम। मंडे टू वेडनेसडे आपका होगा मैथ्स, साइंस और SST, और थर्सडे फ्राइडे होगा आपका संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। यही 5 डेज आपकी क्लासेस होंगी एज यूजुअल, जैसा कि पुराना टाइम टेबल आपका चल रहा था। बाकी मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगी। और कोई दिक्कत है आपको? नो मैम। ओके मैम, पढ़ो आप लोग अच्छे से। नेक्स्ट पीरियड जो है वो अपने आप टीचर आके आपको पढ़ाएंगे, है ना। और कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। अब क्लास को ओवर करते हैं।